अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 13 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट भी मेंशन्ड है, एक नीचे टेबल बना हुआ है, सबसे नीचे बार ग्राफ बना हुआ है और उसके नीचे भी डिफरेंट पार्ट्स मेंशन कर दिए गए हैं। मैंने बार ग्राफ को 2 दफा यहां पर स्क्रीन पर पेस्ट किया है, एक तो इस क्वेश्चन के साथ ही और यहां पर अलग से भी पेस्ट कर दिया है थोड़े बड़े साइज में ताकि आपको समझाना आसान रहे। तो आइए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है स्टडी दी टेबल एंड बार ग्राफ। तो आपको कहा जा रहा है कि इस टेबल को भी स्टडी करें और नीचे जो बार ग्राफ बना हुआ है उसको भी स्टडी करें, उसके बाद आप नीचे तमाम पार्ट्स को आंसर करेंगे। तो हम पहले टेबल को देखें तो सबसे पहली रो में क्लास मेंशन्ड है। आप देखें यहां पर डिफरेंट क्लास के जो नेम है वो मेंशन किए गए हैं। आप इनको सेक्शंस भी कह सकते हैं, जैसे पहली क्लास है क्लास 1 है, दूसरी क्लास 1B, तीसरी क्लास 1C, चौथी क्लास 1D और लास्ट वाली क्लास 1E है। और उसके नीचे जो रो लिखी हुई है, जो रो मेंशन्ड है, उसके जो पहला टाइटल है मैं उसको रीड करने लगा हूं। यहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स, यानी उन स्टूडेंट्स की तादाद बताई जा रही है जिन्होंने मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन ली है। अब डिस्टिंक्शन का आसान मतलब ये होता है अच्छे मार्क्स लिए फॉर एग्जांपल, और डिस्टिंक्शन के हम डिफरेंट स्केल भी बनाए होते हैं, लाइक जिनके फॉर एग्जांपल 75 से 84% मार्क्स आ रहे हैं हम उनको कहेंगे कि भाई इसकी डिस्टिंक्शन है। जिसकी इससे भी ज्यादा परसेंटेज में मार्क्स आ रहे होते हैं हम उसको कहते हैं इसकी हायर डिस्टिंक्शन है। हमने इस तरह भी टर्म्स रखी होती है। अभी क्वेश्चन को समझने के लिए आप इस तरह समझ लें कि अच्छे मार्क्स आए हैं। तो इस रो के अंदर वो वैल्यूज मेंशन की गई हैं, यानी उन स्टूडेंट से रिलेटेड वैल्यूज मेंशन की गई हैं जिनके मैथ्स में डिस्टिंक्शन आई है। जैसे क्लास 1A के नीचे क्या लिखा हुआ है 9, यानी 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मैथ्स में डिस्टिंक्शन आई है और वो क्लास 1A से हैं। इस तरह 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मैथ्स में डिस्टिंक्शन आई है और वो क्लास 1B से हैं। इस तरह आगे 16, 12 और 20 आपको डिफरेंट क्लासेस के नीचे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। अब इसकी भी लास्ट वाली रो में जाएं तो यहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन साइंस, यानी अब उन स्टूडेंट्स का डाटा यहां पर इस रो में आखिरी वाली रो में बताया जाएगा जिन्होंने साइंस में डिस्टिंक्शन ली है। तो जिस तरह ऊपर रीड किया था वैसे यहां पे भी रीड करें। तो क्लास 1A के नीचे लिखा हुआ है 8, इसका मतलब 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्लास 1A के जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन आई है। इस तरह क्लास 1B के नीचे देखें बॉक्स एम्प्टी है, इसका मतलब ये वैल्यू आपको खुद से निकालनी पड़ेगी। क्लास 1C के नीचे आप देखें 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन आई है। क्लास 1D का भी बॉक्स एम्प्टी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और क्लास 1E के नीचे लिखा हुआ 15, यानी 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन आई है। यानी इस टेबल के अंदर हर क्लास में से उन स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है जिनकी मैथ्स में या फिर आप कह लें साइंस के अंदर डिस्टिंक्शंस आई हुई हैं। उन स्टूडेंट्स का यहां पर कोई जिक्र नहीं है जिनकी मैथ्स और साइंस दोनों में डिस्टिंक्शन नहीं आई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको बिल्कुल आखिरी पार्ट में जाकर दोबारा से देखनी पड़ेगी। तो अभी तक आपको यहां पर उन स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया जिनकी मैथ्स में या फिर साइंस के अंदर डिस्टिंक्शन आई हुई है। अब चलते हैं बार ग्राफ के ऊपर। तो ये है हमारे पास बार ग्राफ। तो आप इस बार ग्राफ को देखें तो इससे पहले तो बात, बार ग्राफ होते हैं ऐसे ग्राफ जिनके अंदर बार्स बनाए जाते हैं, इनको आप रेक्टेंगुलर बार्स भी कहते हैं और इनके जरिए डाटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। तो यहां पर आप देखें दो दो बार्स साथ साथ मिलकर बने हुए हैं, आप इसको मल्टीपल बार ग्राफ भी कह सकते हैं समझने के लिए। तो ये जो बार ग्राफ है इसमें उन्होंने 2 कलर्स यूज किए हैं। एक कलर मैथमेटिक्स को शो करने के लिए, यानी वो स्टूडेंट जिनकी मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन आई है उनको शो करने के लिए, और एक वो वाला कलर यूज किया गया है उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन आई है। तो इन सारे बार्स में जहां पे आप ये स्काई ब्लू कलर का आप कह लें या ब्लू कलर का कह लें बार नजर आ रहा है, ये जस्ट उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी मैथ्स के अंदर डिस्टिंक्शन है। और जो इसके अलावा कलर है वो उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन है। अब इस बार को आपने क्लोजली समझना है कि इस बार में 2 एक्सिस बने हुए हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिनमें क्लासेस के नेम मेंशन्ड है, लाइक 1A, 1B, 1C, 1D और 1E, और एक ये वर्टिकल एक्सिस है जिसपे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंशन किए गए हैं। तो बार की जितनी हाइट होगी हम उस हाइट के पैरेलल वर्टिकल एक्सिस पे देखेंगे क्या वैल्यू बनती है, कितने स्टूडेंट्स बनते हैं। इस तरह हम इस ग्राफ को रीड कर पाएंगे, इस बार ग्राफ को रीड कर पाएंगे। अब इधर भी आप देखें जो 1C वाली क्लास है उसके ऊपर कोई भी बार नहीं बने हुए, इसका मतलब ये बार भी आपको खुद से ही कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसके अलावा जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो है इसका स्केल। आप देखिए यहां पर वैल्यूज किस तरह लिखी गई हैं, पहले 0 है, उसके बाद 5, फिर 10, 15, 20 और 25, यानी 5 का गैप डाल के लिखी गई है वर्टिकल एक्सिस पे। तो आप देखिए इधर ग्रीन लाइंस भी लगी हुई हैं, जैसे इस 0 से आगे देखें पहली ग्रीन लाइन है इसको आप 1 पढ़ेंगे, उससे अगली ग्रीन लाइन 2, उससे अगली ग्रीन लाइन 3, उससे अगली ग्रीन लाइन 4
और उससे अगली ग्रीन लाइन देखें, यहां पर आप पहुंच जाएंगे 5। इसका मतलब हर एक ग्रीन लाइन 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप हर एक ग्रीन लाइन को 1 यूनिट के लिहाज से रीड करेंगे। तो 0 से 5 के दरमियान आप देखें इस तरह रीड करेंगे तो 5 तक पहुंचेंगे। 5 से आगे ग्रीन लाइन रीड करें, पहली ग्रीन लाइन 6, अगली ग्रीन लाइन 7, उससे अगली ग्रीन लाइन 8, उससे अगली ग्रीन लाइन 9 और फिर आप कहां पे पहुंचेंगे, 10 पे पहुंचेंगे। तो इस तरह आपने इसको रीड करना है, ठीक है। तो अब हम जरा ए पार्ट को देखें, तो ए पार्ट में लिखा हुआ है कॉपी दी टेबल एंड बार ग्राफ। तो वो कह रहे हैं टेबल को भी कंप्लीट करें, कंप्लीट दी टेबल, सॉरी मैं कॉपी बोल गया, कंप्लीट दी टेबल एंड दी बार ग्राफ। वो आपको कह रहे हैं कि टेबल को भी कंप्लीट करें और इस बार को भी कंप्लीट करें। अब टेबल के अंदर भी जो है कुछ वैल्यूज एम्प्टी हैं, वो आपको फिल करनी है, और बार में भी एक बार नहीं बना हुआ क्लास 1C का, वो भी आपको फिल करना है। तो पहले टेबल से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इधर लिखा हुआ है क्लास 1B, और क्लास 1B के नीचे 11 लिखा हुआ है, यानी 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मैथ्स में डिस्टिंक्शन है, और उसके नीचे वाला बॉक्स एम्प्टी है, यानी आपने ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्लास 1B के जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन आई है। अब कहां से पता चलेगा, बार ग्राफ से। आप इस बार ग्राफ को देखें, पहले आप क्लास 1B ढूंढे, तो देखिए ये है क्लास हमारी 1B। अब इसमें देखिए कौन सा बार है जो कि साइंस वाले स्टूडेंट्स की डिस्टिंक्शन को शो कर रहा था, वो है इस लाइट ब्लू के अलावा वाला ये वाला बार, ठीक है। अब आपने इस बार की हाइट चेक कर ली कि इसकी हाइट कहां तक है, तो इसकी हाइट यहां तक है, और जहां तक इसकी हाइट है इसके पैरेलल आपने डॉटेड लाइन बनानी शुरू करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट, कि जब तक वो इस वर्टिकल एक्सिस को कहीं ना कहीं पे जाकर टच ना करे, और उस वैल्यू को ही आपने नोट डाउन कर लेना है। तो आप क्लोजली देखिएगा, मैं यहां पर अगर इस तरह डॉटेड लाइन बनाता जाऊं, तो ये बनाता जा रहा हूं जब तक ये इस वर्टिकल एक्सिस को, अब जाकर देखिए इसने यहां पर टच किया। अब आपने ये वैल्यू नोट करनी है, ये वैल्यू क्या बनती है। तो ये ग्रीन लाइन है, तो आप 10 से आगे रीड करें, ये पहली ग्रीन लाइन, एक ग्रीन लाइन को 1 यूनिट पढ़ रहे हैं 11, अगली ग्रीन लाइन 12, तो ये कितनी बन गई 13। इसका मतलब ये 13 यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब वो स्टूडेंट्स जो 1B क्लास के अंदर हैं, उधर 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन है। तो ये मैंने इस बार की हाइट से इस तरह पता लगा लिया। तो इस तरह 1B के नीचे आप क्या लिख देंगे, 13। अब आगे चलें, इसी तरह 1D को देखना है। अब क्लास 1D ढूंढे, ये है हमारे पास क्लास 1D। इसमें भी ये दूसरा वाला जो बार है लाइट ब्लू कलर के अलावा वाला, ये उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन है। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या बनती है, इसकी हाइट देखिए, इसकी हाइट यहां तक है, जहां पर इसकी हाइट है, जहां पे ये बार खत्म हो रहा है, वहां से आप इस तरह डॉटेड लाइन बनाना शुरू करें कि जब तक आप इसके पैरेलल जो वर्टिकल एक्सिस है उसको कहीं ना कहीं पे टच नहीं कर जाते। तो देखिए आप टच करते जाएं तो ये बिल्कुल 15 के आगे पहली लाइन पे आके टच कर रहा है, और हर एक लाइन को हम 1 रिप्रेजेंट करते हैं, ये 15 के बाद है, तो 15 के बाद पहली लाइन क्या कहलाएगी, 16, उसके बाद 17, 18, 19 और 20। तो ये पहली लाइन है, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, 16। इसका मतलब क्लास 1D के अंदर 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन है। तो ये देखें, ये आपने इसको जो है फिलअप कर लिया इन बॉक्सेस को। अब बारी है बार्स की। तो मैं यहां पर पहले इन जो है वर्किंग को डिलीट कर देता हूं। ये मैंने वर्किंग यहां पर थोड़ी सी हटा दी ताकि आपके लिए चीजें आसान हो दोबारा से समझने के लिए। अब हमने बार्स को यहां पर बनाना है, क्योंकि 1C वाले के ऊपर बार्स बने ही नहीं हुए। अब बार्स कैसे बनाएंगे, पहले आपने एक चीज याद रखनी है कि इन बार्स के दरमियान जो स्पेस है, जैसे यहां से लेके यहां तक जितनी स्पेस है उतनी यहां से लेके यहां तक होनी चाहिए, और इस तरह आगे हर बार्स के दरमियान एक जैसी स्पेस होनी चाहिए। मेरे पास यहां पर रूलर मौजूद नहीं है, मैं अपने गैस से बनाऊंगा, आपके पास रूलर है, आप रूलर से पहले इस स्पेस को मेजर कर लीजिएगा, उतनी ही स्पेस के बाद इन बार्स को बनाइएगा। दूसरी बात, इन बार्स की विड्थ भी एक जैसी होनी चाहिए। विड्थ का मतलब होता है इनकी चौड़ाई, यानी इन सब बार की विड्थ एक जैसी ही हो, ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका बार ग्राफ ठीक कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि 1C पे बार कैसे बनाना है। तो आपको 1C पे क्या रिप्रेजेंट करना है, वो स्टूडेंट्स जिनकी मैथ्स में डिस्टिंक्शन है और वो स्टूडेंट्स जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन है। अब आप यहां पर टेबल से देखेंगे, देखिए ये 1C वाली, आप इस वक्त 1C वाले कॉलम को देखें तो यहां पे सबसे पहले 16 लिखा हुआ है, यानी 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं 1C क्लास में जिनकी मैथ्स में डिस्टिंक्शन है। तो अब आपने एक ऐसा बार बनाना है जो कि 16 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसकी हाइट वहां तक हो कि उसके पैरेलल अगर आप इस वर्टिकल एक्सिस को देखें तो 16 बनता हो। तो पहले आप 16 ढूंढ ले कहां पर आता है, क्योंकि 16 का मतलब स्टूडेंट्स है, तो वो आप वर्टिकल एक्सिस पे ढूंढेंगे। तो देखें यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, 15 से अगली लाइन, पहली ग्रीन लाइन ही 16 को रिप्रेजेंट कर रही है, जहां पर मैंने क्रॉस लगा दिया है, क्योंकि हर ग्रीन लाइन 1 को रिप्रेजेंट करती है, तो 15 के बाद अगली ग्रीन लाइन क्या होगी, 16। अब आपने ऐसा बार बनाना है जिसकी हाइट इस क्रॉस तक हो, इस लाइन तक हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पर पहले मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे से इतनी बार की हाइट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर से एक स्ट्रेट लाइन जो है बना रहा हूँ इस तरीके से, और इसको यहां पर इस तरह कर देता हूं, ये देखें इस तरह, और इसको मैं यहां पर इस तरह नीचे ले आता हूं।
तो देखिए ये मैंने अपना एक बार कंप्लीट कर लिया। अब इस बार की आप हाइट देखें तो बिल्कुल 16 तक है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो 16 है। तो इसका मतलब आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया कि क्लास 1C के अंदर 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मैथ्स में डिस्टिंक्शन है। अब मैं इसको इसी जैसा कलर दे देता हूं, क्योंकि जो की उन्होंने बताई हुई है हम वही कलर यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो देखिए मिसाल के तौर पर मैं इसको बिल्कुल कुछ इसी से मिलता जुलता कलर कर देता हूं, ताकि आइडिया रहे कि ये वाला बार जो है ये शो कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जिनकी मैथ्स में डिस्टिंक्शन आई है, और वो कितनी है 16। क्योंकि अगर आप इसके वर्टिकली डॉटेड लाइन बनाकर चेक करें तो ये वैल्यू कितनी बनती है 16 बनती है। अब आपने दूसरा बार बनाना है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, तो हम वो भी यहां पर बना लेते हैं। तो देखें 1C का है, तो 1C के बिल्कुल नीचे देखें 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन है। तो अब आपने ऐसा बार बनाना है जिसकी हाइट जो है, जब उसको वर्टिकली इधर एक्सिस के लिहाज से देखा जाए, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर देखा जाए उसकी वैल्यू को उसकी हाइट के लिहाज से, तो वहां पे वैल्यू 12 बनती हो। तो 12 स्टूडेंट्स हैं, तो 12 कहां पर होंगे, यहां पर 10 है, ये पहली ग्रीन लाइन 11 काउंट होगी, अगली ग्रीन लाइन 12 काउंट होगी जहां पे मैंने क्रॉस लगाया। तो इस क्रॉस तक की हाइट का आपका बार होना चाहिए। तो यहां पे मैं बना लेता हूं। तो देखिए यहां पर करके ये बन रहा है इस तरह करके, और यहाँ पे इसको मैं इस तरह नीचे ले आता हूं। ये मैंने एक बार बना लिया, और इसको भी कुछ इससे मिलता जुलता कलर कर देता हूं ताकि आइडिया हो जाए कि ये वो स्टूडेंट्स हैं 1C क्लास के जिनकी डिस्टिंक्शन है किसके अंदर, साइंस के अंदर। तो इस तरीके से आपने बार्स बनाने होते हैं। बार्स की जो हाइट होगी उसको बिल्कुल आपने वर्टिकल एक्सिस पे देख लेना होता है, डॉटेड लाइंस बनाकर के क्या वैल्यू आ रही है, वो वैल्यूज वही होनी चाहिए जो यहाँ पर टेबल में गिवन थी। तो पहले बार की 16 थी, तो देखिए आप इसको इस तरह डॉटेड लाइन बनाकर चेक भी कर सकते हैं, ये 16 है। दूसरे की 12 थी, तो आप इसको डॉटेड लाइन बनाकर चेक भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास क्या बनती है 12 बनती है। तो यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज आपको जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर ये मैंने इसकी वर्किंग थोड़ी सी डिलीट कर दी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहां पर ये हमारा ए पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं हम इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब हम बी पार्ट को रीड करते हैं। तो बी पार्ट में लिखा हुआ है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी 5 क्लासेस हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, निकाल कर दिखाने हैं, जो कि इन 5 क्लासेस के अंदर मौजूद हो, यानी 5 क्लासेस के मिलाकर टोटल स्टूडेंट्स आपने बताने हैं कितने बनते हैं जिनकी डिस्टिंक्शन मैथमेटिक्स में है, और उनको भी अलग से फाइंड आउट करना है कि जिनकी डिस्टिंक्शन साइंस में है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स की तादाद को यहां पर फाइंड आउट करेंगे जिनकी डिस्टिंक्शन मैथमेटिक्स में है। तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर of students who scored distinction in mathematics, who scored distinction in mathematics। ठीक है, अब इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ऊपर टेबल गिवन है, हम टेबल से देख के आराम से बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं मिलाकर, पांचों क्लासेस को मिलाकर जिनकी मैथ्स में डिस्टिंक्शन आई है। अब देखिए पहली क्लास में यानी 1A क्लास के अंदर जो सबसे फर्स्ट क्लास यहां पर मेंशन्ड है, उसमें 9 स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी डिस्टिंक्शन है, नेक्स्ट में 11 है, उससे नेक्स्ट में 16 है, उससे नेक्स्ट में 12 है, और लास्ट वाली में 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मैथ्स के अंदर डिस्टिंक्शन है। तो आपने इन तमाम वैल्यूज को यहां पर लिखकर ऐड कर देना है। तो पहली क्लास में 1A क्लास में कितना था 9, अगली क्लास में 11, उससे अगली क्लास में 16, उससे नेक्स्ट क्लास में 12, और उससे नेक्स्ट क्लास में कितने थे 20। अब जस्ट आपने इनको ऐड करना है तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या कर देना है, अब 9 + 11 + 16 + 12 और +20, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 68। यानी 68 ऐसे स्टूडेंट्स हैं पांचों की पांचों क्लासेस के मिलाकर जिनकी मैथ्स के अंदर डिस्टिंक्शन आई है। अब इस तरह ही आपने साइंस की निकालनी है, तो आप इसी तरह की हेडिंग दोबारा से डालेंगे। आप लिखेंगे टोटल नंबर of students who score distinction in science, who score distinction in science। ठीक है, अब आपने ऊपर टेबल से देख के उन स्टूडेंट्स की वैल्यू को यहां पर लिखना है और ऐड कर देना है जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन आई है। अब देखिए इस टेबल के अंदर ये जो लास्ट रो थी इसमें उन स्टूडेंट्स को मेंशन किया गया था जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन आई थी। जैसे 1A क्लास में 8 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन है, अगली क्लास में 13, फिर 12, फिर 16, और फिर लास्ट क्लास में 15 स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन आई थी। अब आप इन सब को ऐड कर दें, तो 8, 13, 12, 16 और 15। तो मैं यहां पर लिखूंगा 8, 13, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या था 12, 16 और 15, 12, 16 और 15। तो ये देखिए सारी वैल्यूज मैंने ऊपर टेबल से ही उतार कर यहां पे लिखी हैं। अब इनको ऐड करना है, ऐड करना बहुत आसान है। जब आप इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64।
इसका मतलब 64 स्टूडेंट्स ऐसे हैं इन तमाम क्लास के मिलाकर जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन आई है। तो यहां पर हमारा ये बी पार्ट फिनिश हो गया। मैं इनके आंसर्स यहीं पे लिख देता हूं क्योंकि हमें अगले पार्ट में इनके आंसर्स जो है यूज करने पड़ेंगे। आप याद रखिएगा 68 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी मैथ्स में डिस्टिंक्शन है और 64 स्टूडेंट्स ऐसे हैं इन पांचों क्लासेस के मिलाकर जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन है। आपको यहां पर करके भी बता दिया है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में मेंशन्ड है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स इन क्लास 1D एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स इन दी 5 क्लासेस। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के लिहाज से, या यूं भी कह सकते हैं किसी एक डाटा को किसी दूसरे डाटा के लिहाज से आपने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अब कहा क्या गया है, कहा यह गया है कि वो स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स की तादाद जो 1D क्लास के अंदर मौजूद हैं और जिनकी मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन आई है, आपने इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक्सप्रेस करना है। किसके लिहाज से? उन स्टूडेंट्स के लिहाज से जो 5 क्लासेस के मिलाकर बनते हैं जिनकी मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन आई हुई है। इनके लिहाज से आपने इसको एक्सप्रेस करना है और आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होना चाहिए। यानी आपने इस पहले डाटा को इस दूसरे डाटा के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिप्रेजेंट करके दिखाना है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि उन स्टूडेंट्स को जो कि क्लास 1D के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन भी ली हुई है, इन स्टूडेंट्स को उन स्टूडेंट्स के लिहाज से जिनकी मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन भी है और वो 5 क्लासेस के मिलाकर बनते हैं, उनके लिहाज से आपने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इधर एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। आपने ये चीज याद रखनी है कि हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज, यानी जो परसेंटेज हमें चाहिए, तो हम यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो जब भी किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिप्रेजेंट करना हो, तो जिस चीज को रिप्रेजेंट करना हो उसको सबसे पहले लिखते हैं, दूसरी चीज को डिनोमिनेटर में लिखते हैं और दोनों चीजों का जो एक फ्रैक्शन बन जाता है उसको आप 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने किन किन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? उन स्टूडेंट्स को जो कि क्लास 1D के अंदर हैं और उनकी डिस्टिंक्शन भी है मैथमेटिक्स के अंदर। तो आप देखिए 1D के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैथमेटिक्स के अंदर डिस्टिंक्शन है, तो ये है हमारे पास क्लास 1D और उसके नीचे लिखा हुआ 12, यानी 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे पास 1D क्लास के जिनकी मैथ्स में डिस्टिंक्शन है। तो सबसे पहले आप इनको लिखेंगे, आप लिखेंगे 12। अब किसके लिहाज से आपने इस वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करना है? उन स्टूडेंट्स के लिहाज से जो 5 क्लासेस के मिलाकर बनते हैं और उनकी मैथ्स में डिस्टिंक्शन है। अब ये हम बी पार्ट के अंदर फाइंड आउट कर चुके हैं। मैंने बी पार्ट में आपको यहां पर बताया था कि 68 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे आए थे जिनकी मैथ्स में डिस्टिंक्शन थी और 64 स्टूडेंट्स ऐसे आए थे जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन थी। तो अगर आप देखा जाए ये जो 68 स्टूडेंट्स हैं ये पांचों क्लासेस के मिलाकर थे। तो अगर आपने इस वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिहाज से जिनकी मैथ्स में डिस्टिंक्शन है, 5 क्लासेस के जो स्टूडेंट्स मिलाकर बनते हैं, तो वो तो 68 हैं जिनकी मैथ्स के अंदर डिस्टिंक्शन है। तो इसलिए आप 12 के नीचे क्या लिखेंगे? 68 और इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100% के साथ। तो इस तरह किसी एक सेट ऑफ वैल्यू को किसी डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जिसकी बात हो रही थी उसको ऊपर लिखा, जिसके लिहाज से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखना था उसको नीचे लिखा उस रिलेटेड वैल्यू को, और इन दोनों चीजों की फ्रैक्शन को आपने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपली सॉल्व कर ले। ये दोनों जो है नंबर्स हैं ये 4 पे डिवाइड होते हैं कंप्लीटली। 4 3 टाइम्स कितना होता है? 12 और 4 17 टाइम्स कितना होता है? 68। तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 17, मल्टीप्लाई का साइन और यहां पर क्या आ जाएगा? 100%। अब देखिए फर्दर कैंसिलेशन नहीं होती। जब फर्दर कैंसिलेशन ना हो रही हो, ऊपर लिखे हुए नंबर को ऊपर से और नीचे लिखे हुए नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर 2 नंबर लिखे हुए हैं, इधर 3 और इधर 100। तो 3 टाइम्स 100 कितना हो जाएगा? 300 और 17 के इधर पैरेलल कोई भी नंबर नहीं नीचे लिखा हुआ 100 के, तो 17 को आप वैसे का वैसे उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा 300/17 और साथ परसेंटेज का सिंबल। अब आपने अपने आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में देना है या मिक्स फॉर्म में आप कहने देना है, तो उसके लिए आपको डिवीजन करनी पड़ेगी। तो मैं आपको डिवीजन भी करके दिखा देता हूं। आपने रफ वर्क में करना है कि 300 को आप डिवाइड कर लें 17 पे। अगर मैं इन दो डिजिट्स को कंसीडर करूं, ये 30 है, 17 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 30 के पास पास आए, तो 17 1 टाइम्स ही करना पड़ेगा क्योंकि 17 2 टाइम्स तो 30 से बड़ा नंबर आ जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया? 17 1 टाइम्स 17। तो अब आपने 30 में से 17 को माइनस करना है। तो 30 - 17 कितना होता है? वो होता है 13।
और इधर इस जीरो को नीचे उतार लेना है। अब 17 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 130 आए या 130 के पास पास आए। तो अगर आप 17 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 119। अगर 8 से करते हैं तो इससे बड़ा नंबर आता, इसलिए हम उसको नहीं लिख सकते। अब 130 में से 119 को आप माइनस कर दें तो आंसर के तौर पे बचता है, रिमाइंडर के तौर पे यहाँ पर 11। तो इससे आगे आप कोई भी डिजिट नीचे उतार नहीं सकते। तो जब ऐसे आप स्टेज पे पहुंच जाए, जब आप आगे कोई भी डिजिट नीचे ना उतार पाए, आपने इस प्रोसेस को यहाँ पर स्टॉप कर लेना है। अब आप इसी से मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है उसको इधर डिनोमिनेटर के तौर पे लिखेंगे 17 एज इट इज। जो यहाँ पर ऊपर नंबर लिखा होता है जिसको हम क्वोशंट बोलते हैं, वो यहाँ पर होल पार्ट के तौर पे इस तरह लिखा जाएगा। और जो नंबर नीचे बच गया होता है जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, वो यहाँ पर 17 के ऊपर यानी न्यूमरेटर के तौर पे लिखा जाता है। और परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे। तो हमारा आंसर आ गया 17 होल 11/17%। इसका मतलब सी पार्ट का आंसर है ये वाली वैल्यू। इतने परसेंटेज बनती है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 1D क्लास में से मैथ्स में डिस्टिंक्शन ली है, उन लोगों के लिहाज से, जो कि टोटल मिलाकर बनते हैं 5 क्लासेस के जिन्होंने मैथ्स में डिस्टिंक्शन ली थी। तो उम्मीद है आपको सी पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके डी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में लिखा हुआ है इफ देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 1D। अब आपको कहा जा रहा है कि अगर 1D क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। तो उन स्टूडेंट्स की परसेंटेज आप बताएं इन दी क्लास, जो इसी क्लास 1D में है, हु स्कोर आर डिस्टिंक्शन, जिन्होंने डिस्टिंक्शन स्कोर की है इन साइंस के अंदर। यानी यहां पर भी आपने परसेंटेज ही निकालनी है। और सिंपल परसेंटेज जो निकाली जाती है उसमें ऊपर आप वो वाली वैल्यू लिखते हैं जिससे रिलेटेड आप परसेंटेज निकाल रहे होते हैं, नीचे आता है टोटल और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100% के साथ। तो यहां पर भी ऐसे किया जाएगा। अगर आपने उन स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालनी है जिन्होंने साइंस में डिस्टिंक्शन ली है और वो क्लास 1D में से हैं, तो सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज। आप डिफरेंट तरीके से भी हेडिंग यहां पर लिख सकते हैं। और सबसे पहले वो वैल्यू लिखेंगे जिससे रिलेटेड आपकी बात चल रही है। तो हम किन लोगों की बात कर रहे हैं, हम इस क्लास 1D में से उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन आई है। तो आपको देखना पड़ेगा उनकी टोटल तादाद कितनी है। तो वो हम ऊपर टेबल से पता लगा लेते हैं। तो ये आपके पास 1D क्लास है और सबसे नीचे ये वाला 16 जहां पर लिखा हुआ है, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है जिनकी 1D क्लास में से साइंस में डिस्टिंक्शन थी। तो आप इन्हीं की परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां पर क्या मेंशन करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय, नीचे लिखते हैं हम टोटल। टोटल भी कह सकते हैं, यूं भी कह सकते हैं, जिसके लिहाज से आप परसेंटेज को यहां पर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो यहां पर आपको ये 40 स्टूडेंट्स बताए इस वजह से गए थे ताकि आपके लिए परसेंटेज निकालने में आसानी रहे। तो 1D क्लास के अंदर 16 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन है आउट ऑफ 40। टोटल कितने, 40। तो नीचे आप लिखेंगे 40, तो यहां पे आ जाएगा 40। क्योंकि आपने इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिप्रेजेंट करना है तो मल्टीप्लाई का सिंबल डालकर आगे 100% आप लिख देंगे, 100% डाल देंगे। ये बिल्कुल सी पार्ट की तरह है। वहां पर असल में एक वैल्यू को किसी डिफरेंट वैल्यू के लिहाज से एक्सप्रेस करना था तो एक को ऊपर एक को नीचे लिखा और मल्टीप्लाई बाय 100% किया। यहां पर आप कह लें एक ही सेट ऑफ डाटा है, उसी के अंदर दो मुख्तलिफ चीजें हैं, यानी सेम क्लास है 1D, उसी के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं और उसी के अंदर वो स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन आई हुई है। तो ये सिंपल परसेंटेज भी आप कह सकते हैं। हम इस तरह यहां पर भी कर सकते थे, ऊपर भी कर सकते थे, बस समझने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो देखिए 16 और 40 दोनों जो है आप कह लें 4 के टेबल पर आते हैं, 4 पर कैंसिल आउट होते हैं। 4 टाइम्स 16 होता है और 4 10 टाइम्स कितना होता है, 40। तो ऊपर बच गया 4, नीचे बच गया 10, मल्टीप्लाई का साइन 100% वैसे का वैसे। अब आप इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल आउट कर दें तो ऊपर बच गया 4, मल्टीप्लाई का साइन, यहां पर बचा 10 और साथ परसेंटेज का सिंबल वैसे ही, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। और 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया, 40%। इसका मतलब 1D क्लास के अंदर 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन आई है। यही आपने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो यहां पर हमारे पास ये डी पार्ट भी फिनिश हुआ। अब चलते हैं हम अपने ई पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ई को। तो पार्ट नंबर ई में लिखा हुआ है इज सलमान करेक्ट टू से दैट देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन क्लास 1E, एक्सप्लेन योर आंसर। तो हमसे कहा जा रहा है कि एक पर्सन है जिनका नाम सलमान है, कि क्या सलमान की बात ठीक है कि क्लास 1E के अंदर 35 स्टूडेंट्स हैं, एक्सप्लेन योर आंसर। और आपने अपने आंसर को एक्सप्लेन करके दिखाना है। अब अगर तो सलमान की बात ठीक है तो हम आंसर के तौर पे यस लिखेंगे और रीजन भी देंगे कि सलमान की बात क्यों ठीक है। और अगर सलमान की बात गलत है तो हम आंसर
आंसर में नो लिखेंगे और आगे रीजन भी बताएंगे कि सलमान की बात क्यों गलत है। अब पहले हमने ये सोचना है कि सलमान को ऐसा क्यों लग रहा है कि क्लास 1E के अंदर 35 स्टूडेंट्स हैं। तो इसके लिए हम टेबल को देखते हैं। तो ये जो टेबल बना हुआ था इसमें आप क्लास 1E वाला सेक्शन देखें तो नीचे 20 मेंशन्ड है, यानी 20 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इस क्लास के अंदर जिनमें मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन उन लोगों ने ली थी। इसी क्लास के नीचे आप देखें 15 स्टूडेंट्स मेंशन किए गए हैं, यानी 15 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन थी। यानी सलमान क्या सोच रहा है, सलमान ये कह रहा है कि अगर इन 20 स्टूडेंट्स को जो मैथ्स में जिन्होंने डिस्टिंक्शन ली है और इन 15 स्टूडेंट्स को जिन्होंने साइंस में डिस्टिंक्शन ली है इस क्लास के अंदर, इनको ऐड कर दिया जाए तो ये 20 + 15 35 ही बनते हैं। तो इसका मतलब इस क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो यहां पर सलमान एक चीज मिस कर रहा है कि यहां पर तो जस्ट इस टेबल में उन स्टूडेंट्स का डाटा लिखा है जिनकी मैथ्स में या साइंस में डिस्टिंक्शन आई है। उन स्टूडेंट्स के बारे में तो यहां पर जिक्र ही नहीं है जिनकी मैथ्स और साइंस दोनों में डिस्टिंक्शन आई ही नहीं। वो स्टूडेंट्स भी तो पॉसिबल हैं जिनकी मैथ्स में भी डिस्टिंक्शन ना हो और साइंस में भी डिस्टिंक्शन ना हो, तो उनका डाटा तो यहां पर गिवन ही नहीं है, उनकी क्वांटिटी उनकी तादाद तो यहां पर मेंशन ही नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जस्ट 20 15 को ऐड करके जो वैल्यू आ रही है वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जबकि हमें पता है कि ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनकी ना मैथ्स में ना साइंस में डिस्टिंक्शन आई हो और उनकी वैल्यू भी यहां पर गिवन नहीं है। तो जब तक उनसे रिलेटेड डाटा पता नहीं चल जाता, उन सबको हम ऐड नहीं कर लेते, तब तक नहीं बता सकते कि इस क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट्स हैं कि नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि सलमान की ये बात ठीक नहीं है बल्कि गलत है। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे कि नो, सलमान इज नॉट करेक्ट टू से दैट देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन क्लास 1E। और रीजन क्या है, बिकॉज देयर मे आल्सो बी सच स्टूडेंट्स इन द क्लास who do not score distinction in both mathematics and science। क्योंकि इसी क्लास के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिनकी ना मैथ्स में ना साइंस में डिस्टिंक्शन ही ना आई हो और उनका यहां पर जिक्र भी नहीं किया गया। तो अगर उनका पता ही नहीं है तो हम टोटल स्टूडेंट्स कैसे बता सकते हैं कि 35 होंगे। तो इसलिए आपने ई पार्ट के तौर पे इस स्टेटमेंट को कोड कर देना है और यही इसका आंसर कहलाएगा। तो यहां पर हमारे ये तमाम पार्ट्स फिनिश हुए। उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स समझ आए होंगे। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।